दोस्तों, आज की कहानी एक भूतिया बस की है। अगर उसमें कोई भी बैठता था तो वह बस मर्द को बाहर फेंक देती थी और औरत को अपने साथ ले जाती थी। तो दोस्तों, आगे कहानी में जानेंगे कि आखिर वह बस उन औरतों को कहां लेकर जाती थी। आखिर उस बस का क्या रहस्य था। करते हैं कहानी को शुरू से स्टार्ट। शाहिद और निशा रात के वक्त दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। कई साल के प्रेम संबंध के बाद उन्होंने कुछ महीनों पहले ही शादी कर ली थी। दोनों एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे। वहीं से उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ था। अरे शाहिद, तुम कितने पागल हो। तुम्हें पता था हमें जरूरी प्रोजेक्ट के बारे में क्लाइंट के ऑफिस जाना था। अगली सुबह ठीक 10 बजे हमें वहां जाना है और तुम्हारी वजह से हमारी ट्रेन छूट गई। अब कार से जाना पड़ रहा है। डार्लिंग, फिक्र मत करो, हम वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे। दोस्त की पार्टी में पीने को क्या मिल गई, वक्त पर आना ही भूल गए जनाब। अरे थोड़ी सी ही तो पी थी, अब जा रहे हैं ना, शांत रहो। तुम्हारे पार्टी के चक्कर में ट्रेन छूट गई ना, वरना जल्द पहुंच जाते छी। अब कार से ज्यादा वक्त लगेगा। डार्लिंग, मैं हूं ना, टाइम पर हम पहुंच जाएंगे। शाहिद गाना गुनगुनाने लगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो ना जाए कहीं। शाहिद प्लीज गाना बंद करो, मेरा मुंड खराब है। अब मान भी जाओ ना, माफ कर दो। निशा मुंह घुमा के बाहर देखने लगी। तभी शाहिद ने गाड़ी रुका दी। निशा बोली, अब क्या हुआ महाराज? आपको जी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करने जाना है। आपकी इजाजत हो तो जरा हल्का हो आता हो। निशा बोली, हाँ जनाब, जाइए। शाहिद ने सामने देखा तो उसको एक और रास्ता वहां दिखाई दिया जो जंगल की तरफ से जाता था। जहां एक बोर्ड भी लगा था, वो उसके पास गया। बोर्ड पर काफी धूल लगी थी। उसने धूल हटाई और देखा। फिर वो जल्द गाड़ी के पास आया और निशा को बोला, मैडम जी, जल्द पहुंचने का रास्ता मिल गया। निशा बोली, कौन सा रास्ता? अरे वो सामने देखो, रास्ता है। वैसे मुझे जरा बताओ निशा, अभी शहर कितने किलोमीटर दूर है? निशा बोली, अभी हाईवे के बोर्ड पे देखा था, करीब 200 किलोमीटर। और मैंने जो रास्ता अब देखा है उस पे सिर्फ 40 किलोमीटर लिखा है। मतलब उस रास्ते से जल्द पहुंच जाएंगे और थोड़ा आराम करके निकल सकेंगे। हाँ, पर हाईवे से ही चलते हैं ना शाहिद, वो रास्ता घने जंगल से जाता है। अरे तो क्या हुआ, तुम्हें डर लगता है क्या? डर की बात नहीं है शाहिद, पर अगर कुछ हुआ या कार खराब हुई तो क्या करेंगे? ओ निशा, तुम भी ना बचकानी बातें करती हो। अब चलो चलते हैं वहां से। निशा बोली, ठीक है चलो। और दोनों उस घने जंगल के रास्ते मुड़ गए। शाहिद कब से कार चला रहा था। निशा ने उसे कहा, देखो ना, कहीं कोई घर या लाइट लगी हुई नहीं दिख रही। अरे डार्लिंग, घना जंगल है, शायद कोई गांव आगे होगा। और तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? पता नहीं, पर कुछ अजीब लग रहा है इस रास्ते पे। शाहिद हंसकर बोला, हाँ, हमें आगे अब भूत और चुड़ैल मिलेंगे। निशा गुस्सा हुई, तुम ना दो प्रतिलिपि पर इमरान अली की हॉरर कहानियां पढ़ पढ़ के ऐसे भूतियां हो गए हो। मुझसे ना शादी करके किसी चुड़ैल से ही कर लेते। हाँ, खोजा तो था, पर तुमसे बड़ी वाली कोई नहीं मिली। शाहिद, तुमको ना गाड़ी से फेंक दूंगी। तभी अचानक गाड़ी से जोर की आठाज आई और गाड़ी रुक गई। क्या हुआ शाहिद? पता नहीं, शायद कार में कुछ गड़बड़ है, रुको मैं देखता हूं। शाहिद कार के बाहर निकलकर देखने लगा। अरे शीट, कार के 2 टायर फट चुके थे। निशा बोली, तो स्टपनी होंगी ना? शाहिद ने मुंह टेढ़ा कर बोला, नहीं है, और होती भी तो एक ही काम आती, दूसरी कहां से लाते? शाहिद, तुम ना गड़बड़ की दुकान हो। अब क्या करेंगे इस घने जंगल में? गुस्सा मत करो तुम, कुछ करते हैं। निशा भी कार से बाहर आ गई। शाहिद बोला, यार इस रास्ते पर तो कोई और गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही, ना ही कोई इंसान। हाँ, और आओ, जिद की थी ना इस रास्ते से आने की, अब भुगतो। निशा गुस्से में बोली, अब कैसे शहर पहुंचेंगे? तभी सामने से आई हुई तेज रोशनी ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो एक बस थी। शाहिद बोला, अरे वाह, निकल पड़ी। वो बस धीरे धीरे उनके पास आई। बस में ज्यादा रोशनी नहीं थी और ड्राइवर भी हल्की रोशनी में बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में था, पर बाकी शरीर दिखाई दे रहा था। शाहिद ने उसे पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? उसने कहा, पास के बस स्टैंड जा रही है। शाहिद ने निशा की ओर देखा और बोला, देखो, अब हम इसमें चलते हैं। वहां कोई मैकेनिक को ढूंढकर उसको कार के बारे में बताकर थोड़े ज्यादा पैसा देकर वहीं से दूसरी बस पकड़कर शहर चले जाएंगे और वापस आते वक्त कार ले जाएंगे। निशा ने बस देखी तो बोली, कितनी अजीब बस,
हे पुरानी सी, शाहिद बोला, क्या तुम भी मदद तो मिली ना? अब चलो बैठ जाओ, हमें जल्द पहुंचना है। अगर प्रोजेक्ट मिल गया तो दोनों का भविष्य और अच्छा होगा। कुछ मत सोचो, चलो। अब निशा बोली, ठीक है चलो। दोनों बस में बैठ गए। पिछली सीट पर और बस चलने लगी। निशा ने बस में नजर घुमाई। देखो ना, कितनी अजीब बात है, बस में सारी महिलाएं हैं और सारी घूंघट डाले कैसे सो रही है। शाहिद बोला, हमें क्या, इससे चुपचाप बैठी रहो। बस में सिर्फ हल्की रोशनी थी कि अचानक सारी लाइट जलने बुझने लगी और सारी महिलाएं जोर से चिल्लाती हुई रोने लगी। शाहिद और निशा ये नजारा देख डर गए। शाहिद, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, निशा कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सारी महिलाएं उठ खड़ी हुई और पीछे निशा और शाहिद की ओर घूमी। दोनों काफी डर गए। फिर धीरे धीरे सबका घूंघट ऊपर उठने लगा। सामने का भयानक नजारा देख दोनों और ज्यादा डर गए। उन्होंने देखा सारी महिलाओं का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उनकी आंखों से रक्त बह रहा था। दो जोर जोर से रोती हुई उनके पास आ रही थी। शाहिद बोला, ड्राइवर जल्द गाड़ी रोको। तभी ड्राइवर की भयानक आवाज आई, अब ये बस नहीं रुकेगी। जैसे ही दो महिलाएं पास आई, शाहिद ने उठकर उनको रोकना चाहा, पर एक महिला ने उसको पकड़ के बस के बाहर फेंक दिया और शाहिद जोर से एक पेड़ से जाके टकराया और फिर बेहोश हो गया। वो भूतिया बस निशा को अपने साथ ले गई थी। अगली सुबह एक राहगीर ने शाहिद को देखा और तुरंत अस्पताल ले गया। कुछ घंटों के बाद शाहिद को होश आया तो वह चिल्लाने लगा, निशा, निशा कहाँ हो? सामने उसने देखा एक आदमी और कुछ पुलिस वाले वहां खड़े थे। एक पुलिस वाले ने उससे पूछा, आपको चोट कैसे लगी और आप बेहोश क्यों हुए थे? शाहिद ने सारी बात उन्हें बताई, पर पुलिस वालों को उस पर शक हुआ कि ये झूठ बोल रहा है और बकवास बातें कर रहा है। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई कि शाहिद ने थोड़ी शराब भी पी रखी थी जो उसने दोस्त की पार्टी में पी थी। पुलिस वालों को लगा शायद इसने ही अपनी पत्नी को कुछ किया होगा और यहां झूठ बोल रहा है। शाहिद अब जेल में था। काफी पूछताछ के बाद भी वह एक ही रट लगाए बैठा था कि निशा को वह भूतिया बस ले गई है, पर पुलिस वाले उसकी बात को झूठ समझकर यकीन नहीं कर रहे थे। निशा के परिवार वालों ने भी यही समझा था कि शाहिद ने ही कुछ किया होगा। बेचारा शाहिद सच कहकर भी फंसा हुआ था। उसको खुद की नहीं, निशा की ही फिक्र थी। वह रातों को रोया करता था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह बस क्या थी और सिर्फ उसे फेंक कर निशा को क्यों ले गए। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कोर्ट ने भी उसको दोषी मानकर जब तक निशा नहीं मिल जाती और सच्चाई पता नहीं लगती, उसको बड़ी जेल भेज दिया गया। उसको दिन रात सिर्फ निशा की फिक्र होती थी। वह कहां होगी, कैसी होगी, वह यहां से कैसे निकलेगा, उसको कैसे बचाएगा। बस ऐसे ही एक एक दिन कट रहा था। उसे किसी चीज का ध्यान नहीं था। वह निशा को याद करके ही खोया रहता था। कुछ दिन हुए थे। उसकी बड़ी जेल में एक बुढ़ा कैदी उसको रोज घूरता रहता, सिर्फ उसको ही देखता रहता। शाहिद भी उसको रोज देखता। एक बार उसने उसके साथ के कैदी से, जो नया कैदी बनकर वहां आया था, उसका नाम भूपेंद्र था, जो उसका अच्छा दोस्त था। जेल में सिर्फ वही था जो शाहिद को गलत नहीं समझता था, क्योंकि भूपेंद्र के दादाजी बड़े तांत्रिक हुआ करते थे, तो उसको भी ऐसे भूतिया बातों पर विश्वास था। वैसे वह बड़ी चोरी के मामले में अंदर आया था। उसने भूपेंद्र से पूछा, यार, वह बुढ़ा आदमी रोज मुझे घूरता रहता है, तुम्हें पता है क्या? वह कौन है? भूपेंद्र बोला, मुझे पता तो नहीं ज्यादा, पर सभी उसे पागल बुढ़ा करके बुलाते हैं। ऐसे ही देखता होगा। तुम ज्यादा ध्यान मत दो। मैं तो यहां से निकलने की योजना सोच रहा हूं। अगर निकल पाए तो साथ में आओगे ना? शाहिद ने कहा, हां, जल्द सोचो। मुझे निशा का पता लगाना है। फिक्र मत करो दोस्त, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। एक बार यहां से निकल तो जाए। एक दिन शहीद ऐसे ही जेल से बाहर, जो कैदियों को थोड़ा घूमने के लिए वक्त दिया जाता है, जेल के थोड़े बड़े खुले हुए हिस्से में वहां अकेला बैठा निशा के बारे में सोच रहा था। बाकी कैदी अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी उसको पीछे से आवाज आई, तुमने भी वह बस देखी है ना? शाहिद ने पीछे मुड़कर देखा। वही बुढ़ा आदमी वहां खड़ा था। शाहिद बोला, आपको कैसे पता? तभी सारे कैदी हंसने लगे। अरे देखो भाई, दोनों पागल एक साथ, हा 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 हा। तभी रतन ने वहां आकर एक दहाड़ सी मारी। वैसे वह बड़ा ही बलवान दिखता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उससे बहस करने की। भूपेंद्र बोला, अगर किसी ने यहां मेरे दोस्त को कुछ कहा तो हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। फिर तीनों, भूपेंद्र, शाहिद
और वह बुढ़ा आदमी एक जगह बैठ गए। शाहिद बोला, आप कैसे जानते हो कि मैं कोई बस को जानता हूं? उसने कहा, मैंने भी वह बस देखी है, बल्कि मैंने तो अपनी प्यारी बच्ची और पत्नी को खोया है उस बस में। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, क्योंकि सारे कैदी मुझे बड़ा परेशान करते हैं। पर तुम्हारी हालत देख मुझे आज रहा ना गया। मुझे भी अपनी बेटी और पत्नी को मारने के इल्जाम में ही जेल में डाला गया है। जब तक वह मिलेंगे नहीं तब तक मैं यहीं रहूंगा। 5 साल हो गए मुझे यहां। पता नहीं मैं उस दिन वहां से गया ही क्यों? शाहिद ने पूछा, आपके साथ क्या हुआ था बाबा? मेरा नाम कमल है। मैं पहले स्कूल का प्रिंसिपल हुआ करता था। रिटायर होने के बाद मैंने अपना एक एनजीओ खोला, जो शहर के पास वाले गांव में जाकर गरीब बच्चों को स्कूल की सामग्री की मदद किया करता था। इसमें मेरे साथ मेरी बेटी काजल और पत्नी लक्ष्मी भी मदद किया करती थी। एक बार हमें कोरापुर गांव में जाना था। गांव काफी पिछड़ा था और वहां कई गरीब बच्चे थे। वह गांव उसी रास्ते पर करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित था। उस रास्ते पर सिर्फ एक वही गांव आता है। जब हम गांव पहुंचे तो गांव के स्कूल की हालत बड़ी खराब थी। मेरी बेटी ने कहा, पापा क्यों ना कुछ दिन यहां रहकर उनकी और मदद की जाए और स्कूल को अच्छा बनाया जाए। मुझे उसका विचार पसंद आया तो हमने वही सरपंच जी की मदद से एक घर किराए पर लिया। पर सरपंच जी ने हमें कहा था कि कुछ भी हो जाए रात में यहां से कहीं ना जाए। यहां एक भूतिया बस घूमती है जो लोगों को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाती है, तो रात में यहां से मत निकलना। मैं अपने मन में ही हंस दिया। मुझे लगा ये लोग थोड़े पुराने जमाने के विचार रखते हैं। मैं ठीक है कहकर बात पूरी कर ली। रात का समय था। अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मेरे छोटे भाई का फोन था। उसने कहा कि उसकी पत्नी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी यहां आ जाए। हम तीनों रात में ही अपनी कार लेकर शहर की ओर चल दिए। आगे रास्ते पर जाकर मेरी कार खराब हो गई। तभी हमें वह बस पीछे से आती हुई दिखाई दी। हमने उसे रोककर ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में नहीं दिखा। पर मैंने पूछा, ये बस कहां जा रही है? उसने कहा, पास के शहर जा रही है। हमारे लिए ये खुशी की बात थी कि हमें कम से कम बस तो मिल गई इतनी रात को। हम बस में चढ़ गए। वहां सिर्फ महिला थी। घूंघट डाले हुए सारी सो रही थी। हम भी जाकर बैठ गए। बस थोड़ी आगे ही गई थी कि अचानक से जैसे बस के अंदर तूफान आ गया हो, वैसे ही सारी लाइट जलने बुझने लगी। सारी महिलाएं जोर जोर से रोने लगी। हम तीनों बुरी तरह डर गए। सारी महिलाओं के घूंघट उठाते ही उनके भयानक चेहरे, जो आज तक मैं भूल नहीं सकता। वह आगे मेरी बेटी और पत्नी को खींचने लगी। मैंने उनको रोकना चाहा, पर उन्होंने मुझे उठाकर बस के बाहर फेंक दिया। मैंने पुलिस को सारी सच्चाई बताई, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझ पर ही शक करके मुझे अंदर जेल में डाल दिया। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में गया था उन गांव वालों को भी यह बात पता है, पर कोर्ट ने यह कहा कि यह सब बकवास बातें होती है। जब तक उनका पता नहीं लगता तुम जेल में ही रहोगे। अब तक मैं जेल में ही हूं। मुझे जमानत भी नहीं मिली कि बाहर जाकर अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढ सकूं। शाहिद ने पूछा, वह बस सिर्फ महिलाओं को क्यों ले जाती है? बेटा, एक बार जेल में मुझे एक आदमी मिलने आया था। उसने मुझे बताया था कि उसका नाम डॉक्टर विक्रमजीत है। उसको उस भूतिया बस के बारे में सब कुछ पता है। उसने सिर्फ इतना बताया कि वह भूतिया बस महिलाओं को ही अपने साथ ले जाती है। कोई पुरुष अंदर गया तो उसको बाहर फेंक देती है। भूपेंद्र ने पूछा, उसको यह सब कैसे पता? पता नहीं। उसने कहा कि अगर आपको जमानत मिलेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। उसने मुझे यह कार्ड दिया था जिसमें उसका पता लिखा हुआ है, पर कमबख्त अब तक मुझे जमानत नहीं मिला। मैंने एक बार भागने की कोशिश की थी, पर नाकाम रहा था। अगर तुम किसी तरह निकल जाओ तो सबसे पहले इसको जाकर मिलना। बाबा ने कार्ड शाहिद के हाथ में थमाते हुए वहां से अपनी कोठरी की ओर चले गए। भूपेंद्र ने शाहिद की ओर देखकर बोला, आपकी निशा जी को खोजने चले क्या? शाहिद बोल, कैसे यहां से निकलने की तरकीब है? हां, पर इसके लिए तुम्हें थोड़ी चोट लगेगी। चलेगा ना तुमको? निशा को खोजने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो ठीक है। भूपेंद्र ने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा। शाहिद की नाक बुरी तरह से टूट गई और उसका खून बहने लगा। फिर भूपेंद्र ने बुरी तरह खुद का सिर दीवार पर दे मारा। उसका भी सर फट गया और खून बहने लगा। फिर उसने शाहिद को पकड़कर बोला, लड़ते रहो मुझसे, फिर पुलिस हमें अस्पताल ले जाएगी,
वहीं से हम भाग जाएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। उन दोनों की लहूलुहान लड़ाई देखकर पुलिस आ गई और दोनों को सरकारी अस्पताल ले गई। योजना के मुताबिक भूपेंद्र ने जेल के बाहर वाले अपने कुछ साथी को भी अपनी योजना बताई थी। वह भी उसकी मदद के लिए आए थे और चुपके से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वह अस्पताल के पीछे से रस्सी के जरिए भूपेंद्र के साथियों ने शाहिद और रतन को बाहर निकाल लिया। योजना सफल हुई थी। फिर भूपेंद्र और शाहिद सीधा डॉक्टर विक्रमजीत के घर गए। उनके घर शहर से दूर था, जहां ज्यादा लोग रहते ना हो वहां उनका घर था। दोनों ने घर देखा और दरवाजा खटखटाया, पर दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। वह दोनों अंदर गए। उन्होंने देखा घर के आखिरी कोने में कोई अंधेरे में बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा था। शाहिद ने पूछा, डॉक्टर विक्रमजीत? क्या डॉक्टर विक्रमजीत उनकी मदद करेंगे? उस भूतिया बस की क्या कहानी थी? सिर्फ महिलाएं क्यों उसका शिकार थी? अगला भाग कल इसी टाइम प्रकाशित किया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।